अब आइए जो नया टॉपिक था, फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन और उससे कौन कौन सी डिजीज। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या, मिलावट ना, खाने में मिलावट होती है, अक्सर आपने सुना होगा। तो फूड में कॉमनली जो फूड्स होते हैं जो कंज्यूम किया जाता है, उसमें कुछ एडल्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर 2-4 महीने 6 महीने तक कंटिन्यूअस अगर उनको कंज्यूम कर लिया जाए तो उससे डिजीज काज हो सकती है। उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होते हैं जो डिजीज को काज करते हैं। डिजीज क्या आपके सामने है, लेथाइरिज्म, एपिडेमिक ड्रॉपसी, एंडेमिक एसाइटिस, एफ्लाटॉक्सिस एंड एर्गोटिस, है ना। ये 5 डिजीज है, बहुत कॉमन है फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड। अब लेथाइरिज्म जो है दो तरीके की होती है, न्यूरोलेथाइरिज्म होती है, ऑस्टियोलेथाइरिज्म होती है। लेकिन इसका जो काज है यानी जो टॉक्सिन है, इसका जो टॉक्सिन है दोनों का सेम है। इसका जो टॉक्सिन होता है लेथाइरिज्म का, वो उसका उसको हम BOAA से डिनोट करते हैं। इसका फुल फॉर्म है बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलिनिन, है ना, BOAA टॉक्सिन। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है, BOAA। ये टॉक्सिन है लेथाइरिज्म का, जिसकी वजह से, इस टॉक्सिन की वजह से ये लेथाइरिज्म नाम की डिजीज होती है। बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलिनिन एडल्ट्रेंट क्या है इसका, किसमें इसकी मिलावट होती है, किसमें। ये जो इसका एडल्ट्रेंट है, जो आमतौर से जो पल्सेस कंज्यूम की जाती है, तो ये भी एक तरीके की पल्स ही होती है, उसी से मिलती जुलती होती है। इसको कहा जाता है खेसारी दाल, है ना। खेसारी दाल लेथाइरिज्म इसी की वजह से होती है। इसको बहुत ज्यादा जब कंज्यूम कर दिया जाए, इसके अंदर, इस खेसारी दाल के अंदर जो टॉक्सिन्स होता है वो बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलिनिन होता है। खेसारी दाल को जो इसका साइंटिफिक नेम है, लेथाइरस सटाइवस इसको कहते हैं। लेथाइरस सटाइवस, है ना। तो ये एडल्ट्रेंट है। अब पल्सेस में कॉमनली जो है ये मिली हुई होती है, दाल की जगह पे लोग इसको भी कंज्यूम करते हैं और इसकी वजह से ये डिजीज होती है, लेथाइरिन। दूसरा है एपिडेमिक ड्रॉपसी। एपिडेमिक ड्रॉपसी। अब ये जो है एपिडेमिक ड्रॉपसी जो होती है, इसका जो टॉक्सिन होता है दैट इज सेंग्यूनराइन। ये नाम याद रखिएगा, सेंग्यूनरिन। ये जो है ये टॉक्सिन जो होता है ये किसमें पाया जाता है, एक किस्म का तेल होता है, जो एडिबल ऑयल जो यूज किया जाता है उसी में इसको मिक्स किया जाता है। खासतौर से अभी भी ये इसका ये चलता है। इसको बहुत ज्यादा जो है मिलावट के साथ, जो लोग कहते हैं ना एकदम शुद्ध सरसों का तेल, जिसने लिख दिया शुद्ध सरसों का तेल समझ लीजिए वो एकदम अशुद्ध है, उसमें जरूर मिलावट की गई होगी। तो उसमें बेसिकली इसी को मिलाया जाता है, ये जो टॉक्सिन है और इसका जो एडल्ट्रेंट है जिसको मिलाया जाता है, अर्जिमोन मेक्सिकाना। ये ब्लैक कलर की होती है और एकदम मस्टर्ड से मिलती जुलती होती है ना। ये ऑयल है, इसी का ऑयल निकलता है, अर्जिमोन मैक्सिकाना। ये नॉर्मल जो तेल, जो एडिबल ऑयल्स होते हैं घरों में जो यूज होते हैं, उनमें इसका एडल्ट्रेशन होता है, अभी भी इसका होता है। लेकिन एक लिमिटेड, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा एडल्ट्रेशन इसका होगा 2 से 6 महीना मैक्सिमम लगता है। और जो पेशेंट आता है जिस तरीके का, वो जनरलाइज एनासार का लेके आता है। आप जितने चाहे टेस्ट करा लीजिए, नॉर्मल वहां पे आपको मिलेगा ही नहीं, आपको लगेगा इसको पता नहीं कौन सी बीमारी है। तो जनरलाइज एनासार का लेके आता है, पूरा चेहरे से लेके पैर तक सब उसका जो है वो फूला हुआ सूजा हुआ होता है। तो लेके आता था, आप बहुत ज्यादा जैसे सूजन आ गई है। और सब कुछ सही होने के बाद डाइट की हिस्ट्री लीजिए तो पता चला कि हम फलानी जगह से एकदम शुद्ध तेल लेके आते हैं, सरसों का। तो समझ लीजिए कि मिलावट वहीं पे है, उससे एपिडेमिक ड्रॉपसी होती है। तीसरा एंडेमिक एसाइटिस। एंडेमिक एसाइटिस जो है ये पाइरोलिजिडीन अल्कलॉइड्स होते हैं। पाइरोलिजिडीन
अल्कलाइड्स, इसकी वजह से ये होती है एंडेमिक एसाइटिस। और जो इसका एडल्ट्रेंट है, झुनझुनिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, झुनझुनिया जिसको हम कहते हैं क्रोटोलेरिया सीड्स। इसका जो कॉमन नेम है झुनझुनिया। एमपी और छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा इसका यूज करती है, वहाँ के जंगलों में ये बहुत ज्यादा उगता है। इसको लोग यूज करते हैं और उनसे ये एंडेमिक एसाइटिस वाली ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा एफ्लोटॉक्सिकोसिस है। इसमें जो इसके नाम में ही इसका टॉक्सिन है एफ्लोटॉक्सिन। ये जो है फैटल नहीं है, ये एफ्लोटॉक्सिन जो है ये फैटल नहीं है। बीमारी तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा फैटल नहीं है ना। और ये एक तरीके का फंगस है, एस्परजिलस फ्लेवस। ये जो फंगस है एस्परजिलस फ्लेवस, बेसिकली जैसे जो गवर्नमेंट सप्लाई के जितने भी ये फूड होते हैं, जैसे राशन वाला जो होता है ना, एक जगह पहले उसकी गोडाउन बनती है, वहां पे सब स्टोर होते हैं, वहां से फिर सप्लाई होता है। अगर मान लीजिए वो जो गोडाउन है जहाँ पे स्टोर हो रहा है, वहां पे जरा से भी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कहीं से पानी आ रहा है, कहीं पे पानी लग रहा है, कहते हैं ना कि दीवार में सीलन है, अगर इस तरीके की चीज वहां पे है मौजूद है, तो ये एस्परजिलस या जो ये इस तरीके से एस्परजिलस फ्लेवस भी इसको कहते हैं, इसको पैरासिटिकस भी कहते हैं। ये जो फंगस है ये डेवलप हो जाता है, लेकिन ये फैटल नहीं है, इससे बहुत ज्यादा ये डेथ वगैरह नहीं होती, डिजीज काज करता है। लास्ट में इर्गोटिज्म, इर्गोटिज्म भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक फंगस है। इर्गोटिज्म जो है ये भी एक फंगस है, लेकिन फर्क क्या है एफ्लोटॉक्सिकोसिस और इर्गोटिज्म में। ये जो इर्गोटिज्म है, ये जो फील्ड फंगस इसको हम कहते हैं, इर्गोटिज्म को हम कहते हैं फील्ड फंगस। फील्ड फंगस का मतलब ये है कि जो खेतों में जो अभी फसल जो तैयार हो रही है, खेतों में अभी जो क्रॉप आपकी तैयार हो रही है, अभी वो कटी भी नहीं है, तो उसी में ये फंगस लग जाता है। ब्लैक कलर का होता है, पौधों में दिखता है लगा हुआ, तो इसको इसलिए कहते हैं फील्ड फंगस, एर्गोटिज्म। इसका जो टॉक्सिन होता है क्लेवीन अल्कलॉइड इसको कहते हैं। एडल्ट्रेंट जो फंगस का नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजिपार्मिस। ठीक है, ये कॉमन फूड एडल्ट्रेंट्स हैं जिनसे ये डिजीजेस काज होती हैं। लेथायरिज्म जो होती है, इसका टॉक्सिन जो है ये जरूर याद रखिएगा, BOAA, बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलेनिन। एडल्ट्रेंट क्या है, खेसारी दाल, लेथायरस सटाइवस है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी सैंग्यूनराइन से होती है, तेलों में मिलावट के साथ ये आता है। अर्जिमन मेक्सिकाना है ना, इसको मिक्स किया जाता है मस्टर्ड के साथ। एंडेमिक एसाइटिस है ना, क्रोटोलेरिया से झुनझुनिया से होता है, इसका टॉक्सिन है पाइरोलिजिडीन अल्कलॉइड्स। एफ्लोटॉक्सिकोसिस और एर्गोटिज्म दोनों के दोनों फंगस है। एक जो स्टोरेज वाला फंगस है जहाँ पे सीलन बहुत ज्यादा आ रही है, वहां पे एफ्लोटॉक्सिकोसिस होती है एफ्लोटॉक्सिन की वजह से, एस्परजिलस फ्लेवस। एंड इर्गोटिज्म को हम फील्ड फंगस कहते हैं, जो क्रॉप जो अभी खेतों में है, फील्ड में है, वहीं पे वो क्रॉप पे ही ये लग जाता है फंगस, तो इसलिए इसको फील्ड फंगस कहते हैं। क्लेविन अल्कलॉइड्स इसमें होता है, और इसका जो बोटेनिकल नेम है क्लेविसेप्स फ्यूजिफार्मिस, है ना। ये एडल्ट्रेंट है। तो अब वो वन बाई वन थोड़ा सा इनको देखते हैं। एपिडेमिक ड्रॉप्सी है ना, अब एपिडेमिक ड्रॉप्सी किससे हो रही है, कंटामिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद अर्जिमन ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल घरों में यूज होता है, उसको उसमें थोड़ा बहुत कंटामिनेट अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन कर दिया गया, बहुत ज्यादा मिलावट कर दी गई, तो उससे ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी होगी, ये डिजीज होगी ना। कंटामिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद अर्जिमन ऑयल, अर्जिमन ऑयल यानी अर्जिमन मैक्सिकाना है ना। टॉक्सिन क्या है इसमें, सैंग्यूनराइन ना, जो अर्जिमन ऑयल में टॉक्सिन होता है जो ये डिजीज काज करता है। मैकेनिज्म क्या है, ये जो सैंग्यूनराइन है, ये जो पायरुविक एसिड होता है इसके ऑक्सीडेशन को ये रोक देता है, इसको इंटरफेयर करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्लड में एक्यूमुलेट होता रहता है। ब्लड में जब एक्यूमुलेट होता रहता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा पायरुविक एसिड हो जाएगा, तो इट में लेड टू सडन नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा ऑफ बाइलेटरल लोअर लिम्स। इसके अलावा और दूसरे कंडीशन है, डायरिया, डिस्निया, कार्डियक फेलर और सडन डेथ भी इससे डेवलप हो जाती है सैंग्यूनराइन से। बेसिक काम ये क्या करता है, पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर देता है।
और दूसरी कंडीशन में ग्लाकोमा भी काज कर सकता है। और कभी कभी अगर मान लीजिए सिर्फ जैसे बाइलेटरल लोअर लिम्ब से पहले यहीं पे अगर एडिमा डेवलप हो रहा है, तो सार्कॉइड लाइक फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसमें जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड होती हैं, कैपिलरीज जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड हो जाती हैं, तो वो सार्कॉइड लाइक फीचर ये भी डेवलप कर देता है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी है, हर एज में हो सकती है एक्सेप्ट ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स। क्यों ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में क्यों नहीं होगा? कुछ आइडिया इसमें क्यों नहीं होगा? वो सर डायरेक्ट नहीं ले रहा है ना उसको। हाँ, तो अभी वो फूड आइटम्स नहीं ले रहा है ना, इस वजह से इसकी जो मोर्टेलिटी है एपिडेमिक ड्रॉप्सी की 5 to 50% तक है। बहुत ज्यादा हाईली फैटल कंडीशन है ना। और जो इसमें एडिमा होता है, कॉमनली जो एडिमा होता है वो जो है अल्बुमिन के लॉस की वजह से, एल्ब्यूमिन के लॉस की वजह से एडिमा डेवलप होता है। अब इसमें एक चीज और है, इसको कैसे, जैसे आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये जो आयल आया है, मस्टर्ड आयल है, इसमें कुछ मिलावट है या नहीं है? दो टेस्ट होते हैं बेसिकली जो है, दो टेस्ट यूज किए जाते हैं इसके, ये देखने के लिए कि अर्जिमन आयल जो है इस मस्टर्ड आयल में मौजूद है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो नाइट्रिक एसिड टेस्ट है, एंड दूसरा जिसको हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। है ना, नाइट्रिक एसिड टेस्ट एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। अब ये नाइट्रिक एसिड टेस्ट जो करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में आयल को ले लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप के करीब जो है नाइट्रिक एसिड को उसमें मिलाया जाता है। उसके बाद कलर चेंज देखते हैं, अगर कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हो जाता है ब्लू कलर। अगर कलर चेंज हो गया दैट मीन्स कि इसमें, कलर चेंज के साथ ही दैट इसमें अर्जिमन ऑयल जो है वो मिक्स किया हुआ है। और बहुत सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव टेस्ट जो है, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। तो ये दो तरीके के टेस्ट हैं जो कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्जिमन ऑयल। इसको डिटेक्ट करता है मस्टर्ड ऑयल से। सेकेंड है लेथायरिज्म। लेथायरिज्म जो दो तरीके की होती है, एक तो न्यूरोलेथायरिज्म होती है, दूसरी ऑस्टियोलेथायरिज्म होती है। लेथायरिज्म जो होती है वो, इसका टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन ही याद रखना है। BOAA। हाँ, BOAA, यानी बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलेनिन। ये टॉक्सिन है, इसका जो एडल्ट्रेंट है, जो मिलावट जिससे की जाती है, दैट इज खेसरी दाल, जिसको हम लेथाइरस सटाइवस कहते हैं ना। दो तरीके की होती है, एक न्यूरोलेथायरिज्म, दूसरी ऑस्टियोलेथायरिज्म। अब इसमें दो तरीके की है, हम जो पढ़ेंगे वो न्यूरोलेथायरिज्म पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो न्यूरोलेथायरिज्म होती है ये ह्यूमन बींग्स में होती है, और जो ऑस्टियोलेथायरिज्म है, जिसको ओडोरेटिज्म भी कहते हैं, ये एनिमल्स में होती है ना। न्यूरोलेथायरिज्म ह्यूमन बींग्स में होती है, और ऑस्टियोलेथायरिज्म जो है वो एनिमल्स में होती है। किसकी वजह से हो रही है न्यूरोलेथायरिज्म? किसकी वजह से हो रहा है? बाई ईटिंग द पल्स खेसरी दाल, है ना। अब ये जो है ये भी एक पल्स है, जंगली है ना। लोग इसको यूज करते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यूज करती है। तो इसकी वजह से इसमें, क्योंकि बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलेनिन इसमें होता है, जो क्या करता है ना, नर्व्स को, नर्व्स पे अटैक करता है, और नर्व्स पे अटैक करता है तो जो खासतौर से पेरिफ्रीज में पेरिफेरल पैरालिसिस एक तरीके से डेवलप हो जाती है, अलग अलग स्टेज में, है ना। 1 स्टिक स्टेज, 2 स्टिक स्टेज, है ना। इस तरीके से होते होते लास्ट में इतना ज्यादा वीकनेस हो जाती है, इतना मतलब बहुत ज्यादा पैरालिसिस हो जाती है कि जो पर्सन, अफेक्टेड पर्सन है, वो एक, जैसे बच्चा नहीं होता क्रॉल करके चलता है, इस तरीके से वो चलने लगता है, जिसको क्रॉलर स्टेज कहते हैं, एंड स्टेज वो होती है ना। तो न्यूरोलथायरिस जो पल्स है खेसरी दाल, इसके खाने की वजह से हो रही है। अब न्यूरोलेथायरिज्म कैसे होगी? कोई भी डाइट है जिसमें पल्स यूज हो रही है, और उसमें ओवर 30%, 30% से ज्यादा अगर कौन सी दाल है, खेसारी दाल, अगर ये इसमें मिली हुई है, और कितने पीरियड में, 2 to 6 मंथ लगातार कंटिन्यूस, 2 से 6 महीने तक कोई कंज्यूम कर रहा है, तो उसको न्यूरोलेथायरिज्म हो जाएगी। और मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एज जो है वो 15 to 45 ईयर्स की है
मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड एज है दैट इज 15 to 45 ईयर्स ऑफ। अब देखिएगा इसमें जो टॉक्सिन है BOA बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलिनिन। अब स्टेज देखिएगा किस तरह कितने इसे इनिशियल में लेटेंट स्टेज है, कोई डिजीज नहीं, बस हल्की फुल्की कमजोरी का एहसास होगा, है ना। जो अफेक्टेड पर्सन है वो बताएगा कि उसके हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, और थोड़ा सा उसे कमजोरी फील हो रही है। इसके बाद नो स्टिक स्टेज आती है जिसमें फर्दर जो है ये सिम्टम जो है वो एग्रीवेट होता है। बहुत ज्यादा वो चलने फिरना नहीं चाहेगा, उससे कहेगा बहुत ज्यादा उसे पेन हो रहा है। वन स्टिक स्टेज, अब धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन बढ़ेगा। वन स्टिक का मतलब वो आपने लाठी लेकर चलते हुए देखा है ना, वही वन स्टिक है। टू स्टिक मतलब दोनों हाथ में, दैट मीन्स की क्रचेज आ गई, बैसाखी आ गई, या दोनों हाथ में दो अलग अलग स्टिक लेके अगर वो चल रहा है तो टू स्टिक स्टेज। एंड लास्ट में कंप्लीट पैरालिसिस होने के बाद क्रॉलर स्टेज आ जाती है। ये इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होता है इसका। किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है, इसको लेथायरिज्म को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंशन के लिए क्या क्या इंटरवेंशन हमें करने हैं। सबसे पहले विटामिन सी प्रोफाइलैक्सिस। ये देखा गया कि जिन लोगों को विटामिन सी दिया जा रहा है इनिशियल स्टेज में, यहीं पे लेटेंट स्टेज या नो स्टिक स्टेज में विटामिन सी के सप्लीमेंटेशन से ये पाया गया कि ये जो स्टेजेस हैं वन स्टिक टू स्टिक या क्रॉलर स्टेज, इसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है ना। अगर यहीं पे इनको विटामिन सी दे दी गई तो यहाँ पे फर्दर जो सिम्टम्स है वो एक तरीके से हाल्ट कर जाते हैं। बहुत दिनों के बाद फिर वो कंडीशन डेवलप होती है। तो विटामिन सी का प्रोफाइलैक्सिस। इसके अलावा इस क्रॉप को जो खेसारी दाल है, या तो इसको बैन कर दिया जाए पूरी तरीके से, इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है। एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन को कैसे रिमूव करेंगे? स्टीपिंग मेथड। स्टीप कहते हैं चुनना, ना स्टीप कहते हैं चुनना। अब किसी को अगर खेसारी दाल पता हो कि क्या होती है तो वो उसको हो सकता है कि वो वहां से उसको चुन के निकाल दे। एंड सेकेंड इज पार बॉइलिंग। पार बॉइलिंग में ये होता है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको बॉईल नहीं किया जाता, बस एक उबाल आने के बाद इसको निकाल लिया जाता है। तो पार बॉइलिंग के बाद जो है वो टॉक्सिन जो है वो रिमूव हो जाएगा। एंड लोगों को इसके बारे में बताया जाए, लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया जाए कि ये जो डिजीज है इस दाल के कंज्यूम करने की वजह से हो रही है, तो आपको इससे बचना है। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस ले आने हैं, लोगों को जागरूक करना है, लोगों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ज्यादातर जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं और ट्राइबल एरियाज में खास तौर से लोग इसको यूज करते हैं। ये लिथायरिज्म। अब आइए इरगॉटिस। इरगॉट क्या है? फील्ड फंगस। इरगॉट इज ए फील्ड फंगस। और जो फूड टॉक्सिकेंट है इसका क्लेविसेप्स फ्यूजिफार्मिस, इसको हम कहते हैं क्लेविसेप्स फ्यूजिफार्मिस। अब कौन कौन से फूड आइटम्स है जिनमें एर्गोटिज्म होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा? बाजरा, राई, सरगम, वीट। ये जो फील्ड वाले जो फूड आइटम्स हैं जो खेतों में उगते हैं, खासतौर से जो एक सीजनल क्रॉप है, इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ये क्लेविसेस फ्यूजिफार्मिस के। अब देखिए इस तरीके से ये खेतों में है। अब यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का ये जो फंगस है ये यहीं पे डेवलप हो जाता है, और इसके बाद यहीं से फिर ये घरों में आ जाएगा और लोग कंज्यूम करेंगे तो इससे ये डिजीज हो सकती है ना, एर्गोटिस। बाजरा, राई, sorghum, व्हीट, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एर्गोटिस होने के। इसको रिमूव कैसे करेंगे? एक तो 20% साल्ट वाटर ले लीजिए, उसमें इसको फ्लोट करा दीजिए। फ्लोट करा देंगे तो जो आपका फूड आइटम है चाहे बाजरा हो या गेहूं हो, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और ये जो फंगस है ये ऊपर की तरफ जो है वो फ्लोट करेगी, तो उसको वहां से निकाला जा सकता है। या हैंड पिकिंग, बाकायदा बैठ के हाथों से उसको निकाला जाए, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, इजिली रिमूव हो जाएगा। या एयर फ्लोटेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि जब फसल अक्सर खेतों में होती है तो वहां पे ना वो होता है ना कि अनाज उतारता हुआ किसान, फोटो में दिखता होगा, तो वो क्या हवा के जरिए क्या करता है, जो उसके उसमें मिलावट होती है, एडल्ट्रेशन होता है, वो उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। तो दैट इज एयर फ्लोटेशन, एर्गोटिस। इसमें टॉक्सिन कौन सा होगा? क्लेविसिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफार्मिस में फ्लेविन अल्कलॉइड होता है ना। फ्लावाइन अल्कलॉइड। फ्लेविन अल्कलॉइड इसमें होता है। अब इसका जो अपर सेफ लिमिट है, यानी कितना अगर मान लीजिए फूड आइटम में है तो सेफ रहेगा, तो 0.05 मिलीग्राम अगर एर्गॉट है पर 100 ग्राम फूड मटेरियल में तो वो सेफ है।
इससे ज्यादा अगर है तो फिर ये टॉक्सिसिटी डेवलप करेगा, ये डिजीज काज करेगा। लेकिन ये नॉन फैटल है, इससे डेथ नहीं होती है। अब एक लास्ट है एंडेमिक एसाइटिस, देख लीजिए ना। एंडेमिक एसाइटिस जो है 1975 और 1977 में एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जो खास तौर से जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट वहां पे पाया गया कि पूरी की पूरी फैमिली जो होती थी, सबको एसाइटिस डेवलप हो रही है। अब उसका कोई काज नहीं पता चल रहा था। बाद में ये पाया गया कि ये लोग एक प्लांट था स्पेसिफिक जिसको झुनझुनिया कहा जाता था, इसको यूज करते थे, क्रोटोलेरिया प्लांट। वहां पे ये पाया गया कि इसमें जो टॉक्सिन है पाइरोलिजिडीन है, वो हिपैटोटॉक्सिन होता था, बेसिकली सिरोसिस काज कर देता था। उसकी वजह से जो है लोगों पूरे पूरे फैमिली में जो है एसाइटिस डेवलप हो रही थी। टॉक्सिन क्या है? पाइरोलिजिडीन अल्कलॉइड हिपैटोटॉक्सिन होता है, सिरोसिस काज कर देता था, उसकी वजह से एसाइटिस डेवलप हो जाती है। एडल्ट्रेंट क्या है इसका, एंडेमिक एसाइटिस का? प्रोटोलेरिया प्लांट, जिसको हम झुनझुनिया कहते हैं, है ना। प्रोटोलेरिया प्लांट, या इसको हम कहते हैं झुनझुनिया। तो एंडेमिक एसाइटिस में सिर्फ टॉक्सिन और एडल्ट्रेंट याद रखिएगा, बाकी जितने भी ये हमने पढ़ा है, ज्यादातर में हमें सिर्फ और सिर्फ एर्गाट है, मान लीजिए एर्गाटिस में तो किससे हो रहा है और उसका टॉक्सिन क्या है। लेथाइरिस में किससे हो रही है, टॉक्सिन क्या है। यानी एडल्ट्रेंट याद रखना है, जो पहली स्लाइड है ना वही सबसे मेन है, वो जरूर याद रहनी चाहिए। अब इसके बाद मिड डे मील प्रोग्राम एंड स्कीम, है ना, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एज इट इज है। पहले प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसके बाद फिर उसको बदल के फिर उसको स्कीम कर दिया गया। स्कीम पे उसको लॉन्च कर दिया गया था। इसी को मिड डे मील प्रोग्राम को स्कूल लंच प्रोग्राम भी कहते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम को स्कूल लंच प्रोग्राम कहते हैं, और ये 1961 से ये ऑपरेशन में है, मतलब ये चल रहा है लगातार। इसका जो मकसद क्या था, मिड डे मील प्रोग्राम का सबसे बड़ा इसका जो एम था या ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनको ज्यादा से ज्यादा स्कूल की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्कूल की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, जिससे अल्टीमेटली जो है हमारी लिटरेसी रेट है जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। ये इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था ना, to attract more children for admission to schools and retain them so that literacy improvement of children could be brought about, है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आएंगे तो लिटरेसी रेट भी हमारा इंक्रीज करेगा, है ना। इसके अलावा और मील की खास बात ये थी कि ये जो मील है ये एज ए सप्लीमेंट यूज होना चाहिए, यानी लंच में तो हम दे रहे हैं इसको, लेकिन ये लंच ना मान के इसको हम सिर्फ और सिर्फ एज ए सप्लीमेंट देंगे। बाकी जो होम डाइट है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, होम डाइट जो ले रहा है उसको लेना है, ये अलग से था। क्या इसमें खास बात थी कि जो मील है जो दिया जा रहा है स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स में, 1/3 टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है उसका 1/3 जो है ये मील आप प्रोवाइड करना चाहिए। एंड जितनी भी प्रोटीन, मान लीजिए कि किसी को 20 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है पर डे, तो एटलीस्ट ये जो मील दिया जा रहा है लंच में, इसमें कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन ये सप्लाई करे। तो इसलिए ये एज अ सप्लीमेंट इसको यूज करना था, किसी फूड का सब्स्टिट्यूट करके नहीं देना था, मिड डे मील प्रोग्राम। और किसके अंडर में ये चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिड डे मील प्रोग्राम है, इट इज बीइंग ऑपरेशनलाइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब देखिए मिड डे मील स्कीम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, इसको फिर से लॉन्च किया गया 1995 में। सेम जो यहाँ पे है कि ये मील जो है 1/3 टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और हाफ टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट, वही सेम इसमें भी है ना। द मिड डे मील should supply 1/3 of the total energy requirement and half of the total protein requirement। इसमें दो ही चीज याद रखनी है, एक तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना ये दे, 1/3 टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट जितनी भी है, मान लीजिए किसी की 1800 किलो कैलोरी है एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डे, तो इसमें से 1/3 अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट 600 किलो कैलोरी ये मील देना चाहिए हमें। और हाफ प्रोटीन, जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पर डे उसका हाफ प्रोटीन ये मील जो है वो सप्लाई करना चाहिए। अब इसको फार्मूलेट जब करते हैं, मिड डे मील को जब बनाया जाता है, तो इसमें कुछ चीजें जिसको ध्यान में रखा जाता है। पहली चीज तो ये है कि ये होम डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एज ए सप्लीमेंट यूज करना है। यानी लंच में आपने दे दिया तो ये तो नहीं है कि अब उसको लंच मिलेगी ना, घर पे जाके उसे जो डाइट लेनी है वो लेता रहे, ये स्कूल में देना है। 1/3 कैलोरीज होनी चाहिए, हाफ प्रोटीन होनी चाहिए, जो कास्ट है मील की वो लो होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग प्रोसेस यानी फ्राइंग, डीप फ्राइंग, जो इस तरीके की प्रोसेस है ये नहीं होना चाहिए।
और खास तौर से जिस एरिया में जहाँ पे भी स्कूल है, जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहे हैं प्राइमरी स्कूल, उसी एरिया में जो लोकल फूड अवेलेबल हैं वहीं से इसको फार्मुलेट करना है। वहीं से उसको फार्मुलेट कर, ये नहीं कि एक फिक्स हमने बना दिया भाई ये पूरे हिंदुस्तान में यही वाला फूड आइटम चलेगा, नहीं, अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग फूड आइटम्स जो है वो कॉमन है। तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की लोकेलिटी में जिस तरीके के फूड आइटम्स अवेलेबल हैं वहीं से इसको बनाया जाए, फार्मुलेट किया जाए। एंड इन द लास्ट की मेनू जो है, जो मेनू है उसको चेंज करते रहिए लगातार, ये नहीं कि एक सिंगल मेनू कंटिन्यूअस चलता रहे। फ्रिक्वेंटली उसको सीजनल बेसिस पे, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स मिलती हैं, तो उसी हिसाब से इसको चेंज भी होते रहना चाहिए। ये इसका प्रिंसिपल था मिड डे मील प्रोग्राम का। इसमें बस खास बात, जो सबसे खास बात है वो यही है कि कितनी कैलोरीज एंड कितनी प्रोटीन्स मिलनी चाहिए। किसके अंडर में ये प्रोग्राम चल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चल रहा है। और बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इसका यही था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए स्कूल आने के लिए, ताकि अल्टीमेट गोल क्या था, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ना चाहिए। अब एक चीज आती है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का आपने देखा होगा, घरों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए या फोर्टिफाइड विद आयोडीन, या बहुत सारी चीजों का विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन होता है। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है ऐड ऑन उसको, यानी कि जो ये प्रोडक्ट है इसमें ये चीज नहीं थी, इसमें इसको अलग से जो है ऐड किया गया है। और क्यों ऐड किया जाता है? ताकि एक तो जो डाइट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, और खास तौर से ऐसे एरियाज के लिए इसको फोर्टिफाई किया जाता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज लाइक विटामिन डी है ना, विटामिन डी है या आयोडीन है, आयोडीन का सप्लीमेंटेशन साल्ट में किया जाता है। तो ये जो फोर्टिफिकेशन है उस एरिया में दैट मीन्स कि वो डिफिशियंट है, तब हम अलग से इसको क्या कर रहे हैं, फोर्टिफाई करके दे रहे हैं, ताकि वहाँ की पॉपुलेशन जो मेजोरिटी है उसके अंदर इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी ना डेवलप होने पाए। अब ये लोगो है, ये मिड डे मील प्रोग्राम का है ना, मिड डे मील प्रोग्राम का ये लोगो है। फूड फोर्टिफिकेशन है ना, ये पब्लिक हेल्थ मेजर है जहाँ पे फूड में न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज में, अलग अलग फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, ताकि जो डाइट है उस कम्युनिटी की या पॉपुलेशन की वो इम्प्रूव हो सके, क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। और वो पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है वहां पे अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है या डिफिशियंट है उस एरिया में, तो उनसे वो डिफिशियंसी जो है फर्दर वो काज ना हो सके उस पॉपुलेशन ग्रुप में, इसलिए इसको ऐड ऑन किया जाता है। इसी को कहा जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना। साल्ट का आयोडाइजेशन होता है, हर घर में जो आयोडाइज साल्ट यूज होता है। इसके अलावा जो वनस्पति घी आते हैं, वनस्पति तेल आते हैं, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन होता है। विटामिन ए जो है वो 2500 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम फोर्टिफाई किया जाता है। एंड 175 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी वनस्पति में, पर 100 ग्राम वनस्पति में 175 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी और 2500 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए, इसको फोर्टिफाई किया जाता है, ऐड करके दिया जाता है। इसके अलावा वाटर का फ्लोराइडेशन, यानी खास तौर से जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का इलाका था वहां पे ये पाया गया कि जो वाटर बॉडीज है उसमें फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा था, तो उसको डीफ्लोराइड किया जाता है सप्लाई करने से पहले, तो उसको कहा जाता है नॉर्मली फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर ना। फ्लोरीन एक्सेस में वहां पे हो रहा था जिससे मॉटलिंग हो रही थी दांतों में। तो ये सारे क्या है, ये फूड फोर्टिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। अब अगर किसी स्पेसिफिक फूड में कोई नई चीज, मान लीजिए साल्ट है उसमें हम आयोडीन ऐड कर रहे हैं, ये किस टाइप का प्रिवेंशन होगा? किस टाइप का ये प्रिवेंशन होगा? प्राइमरी। प्राइमरी। हाँ, प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो मोड ऑफ इंटरवेंशन दो तरीके का था, उसमें कौन सा ये मोड ऑफ इंटरवेंशन होगा? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन अगर हम मिला रहे हैं दैट मीन्स कि हम किससे प्रिवेंट करा रहे हैं, ग्वाइटर से, है ना। तो ग्वाइटर से एक स्पेसिफिक डिजीज हो गई, उससे हमें प्रोटेक्शन देना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे आ गई। तो साल्ट में आयोडाइजेशन जो होता है, साल्ट का आयोडाइजेशन जो होता है
वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है, और उसमें भी टू बी मोर स्पेसिफिक, जब मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात आप करेंगे तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और सेम कंडीशन यही फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर के साथ भी है ना। फूड फोर्टिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहा है ना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब बच्चों में फील्ड लेवल पे, या कह लीजिए कि विलेज जो रूरल पॉपुलेशन है, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे बच्चों में न्यूट्रिशनल स्टेटस देखने के लिए सर्वेज होते हैं, सर्वेज कराए जाते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए। तो ज्यादातर जगहों पे ये देखा जाता है, उनके डायरेक्ट आप टेस्ट नहीं करवाते, बल्कि एक फील्ड इंस्ट्रूमेंट है। फील्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ना टेप टाइप का है, जिससे लेंथ को मेजर किया जाता है, जिसको हम शाकिर टेप कहते हैं। उसके जरिए न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखा जाता है बच्चों का, कि सफिशियंट है, न्यूट्रिशनल स्टेटस सही है, या माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, या बहुत सीवियर माल न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके से इसको देखते हैं, जिसको कहा जाता है मिड आर्म सरकमफ्रेंस, है ना, मिड आर्म सरकमफ्रेंस, जो 6 मंथ टू 5 ईयर्स का, 6 मंथ टू 5 ईयर्स के बच्चों में, एज ग्रुप के बच्चों में मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर किया जाता है। इज मेजर फॉर द एज, यहाँ पे 1 to 5 ईयर्स है, इसको 6 मंथ आप कर लीजिए, है ना। 6 मंथ टू 5 ईयर्स, यहाँ पे ये माना जाता है कि इस एज ग्रुप में जो आर्म की सरकमफ्रेंस है, वो रिलेटिवली जो है वो कांस्टेंट रहती है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजिंग नहीं आती है। फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर्स जो आर्म का सरकमफ्रेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इसी बेसिस पे मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर किया जाता है। और उसके लिए जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं शाकिर स्टेप। क्या कहते हैं इसको? शाकिर स्टेप, है ना, फील्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ नरिशमेंट स्टेटस ऑफ ए चाइल्ड थ्रू, कैसे मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर किया जाता है। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग तरीके से ना। 3 तरीके का इसको दिया गया, अलग अलग सेंटीमीटर्स में है। अगर मान लीजिए मोर देन 13.5 सेंटीमीटर आ रही है, कोई 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, या 3 साल का बच्चा है, उससे मतलब नहीं। आपने शाकिर टेप लिया, उसका मिड आर्म सरकमफ्रेंस उसका चेक किया, और वहां पे आपने पाया कि इसकी जो टोटल मेजरमेंट है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस जो है, वो मोर देन 13.5 सेंटीमीटर, कह लीजिए 14 सेंटीमीटर आ गई। तो अब ये इसको कलर जोन में पहले डिवाइड करते हैं, अलग अलग कलर जोन में। तो 13.5 सेंटीमीटर से ऊपर का मेजरमेंट अगर आ रहा है, तो वो जो कलर जोन होगा वो ग्रीन कलर का होगा। कौन सा होगा? ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर जोन में वो जाएगा। और इंटरप्रेट जब हम करेंगे, तो ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स कि कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी इसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सही है। इंटरप्रेट करने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस। जैसे चल रहा है इसको वैसे ही चलने देंगे, सही है, इसका जो डाइट मिल रही है, इसको जो जिस तरीके की न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए वो मिल रही है, इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस सही है। अब मान लीजिए अगर 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर मिल रहा है इसका मिड आर्म सरकमफ्रेंस, 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है मेजरमेंट, शार्के स्टेप का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो कलर कोडिंग करेंगे येलो कलर से, इसकी जो कलर कोडिंग होगी वो येलो कलर की होगी, येलो कलर से इसकी कलर कोडिंग करेंगे। इसका इंटरप्रेट कैसे करते हैं? माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है। माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, अगर 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर इसके बीच में है। कलर कोडिंग कौन सी हम करेंगे? कलर जोन में किस में रखेंगे? येलो कलर जोन में रखेंगे। माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, इंटरप्रेट कर दिया हमने। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका? अब यहाँ पे तो ये निकल गया कि भाई माल नरिश है, चिल्ड्रन, बच्चा जो है वो माल नरिश है। तो मैनेजमेंट क्या है? एट होम। इसका मैनेजमेंट जो है वो एट होम है, घर पे ही हो जाएगा, अभी बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। और कैसे करेंगे? थ्रू डाइट, इसकी डाइट को सही कराएंगे।
एट होम मैनेजमेंट होगा थ्रू डाइट होगा इसका, अनलेस देन 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर से कम अगर मिड आर्म सरकमफ्रेंस आ गई तो कौन सा कलर जोन ये आएगा? रेड कलर का, यानी अब परेशानी की बात है, बहुत ज्यादा सीवियर माल न्यूट्रिशन है। कैसी माल न्यूट्रिशन है? सीवियर, बहुत ज्यादा माल, यानी इसको डाइट से जो इसको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वेस्टिंग हो रही है बहुत ज्यादा, सीवियर माल न्यूट्रिशन है। लेस देन 12.5 सेंटीमीटर पे रेड कलर जोन में आपने इसको रख दिया, तो अब इसका मैनेजमेंट कहाँ पे होगा? ये तो हम घर घर जाके देख रहे हैं, तो बच्चे को क्या करना है? रिफर करना है, रिफर करेंगे, और इसका जो मैनेजमेंट होगा वो इंस्टीट्यूशनल होगा, यानी हॉस्पिटल बेस्ड होगा, है ना? इसका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल होगा। और अगर माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है तो उसका मैनेजमेंट घर पे ही हो जाएगा, थ्रू डाइट होता है। ये तो इस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाता है फैक्टर की फाइंडिंग को। मिड आर्म सरकमफ्रेंस देखने के लिए जो 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चे हैं उनमें देखा जाता है कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस किस तरीके का है। अब कुछ फूड्स हैं कुछ बहुत ज्यादा रिच होते हैं किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, कुछ बहुत ज्यादा पुअर होते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में, बस इसको देख लीजिएगा। जैसे ना पुअर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसमें क्या चीज नहीं पाई जाती या बहुत ज्यादा उसकी जो है डिफिशियंसी होती है। तो मिल्क है, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड आयरन, यानी जो मिल्क है, काउ मिल्क, इट इज ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड आयरन। मीट, मीट इज ए पुअर सोर्स ऑफ कैल्शियम। और जो मछलियां हैं फिश, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, बहुत कम होता है, पुअर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। और अंडा जो है पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एग में विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते हैं, पुअर सोर्स है ये। तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं। मिल्क में विटामिन सी आयरन नहीं है, मीट में कैल्शियम नहीं पाया जाता, फिश में कार्बोहाइड्रेट्स, और एग में विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो बहुत ज्यादा रिच सोर्स हैं किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के, उसको भी देखिए, है ना? हेलीबट लिवर ऑयल, हेलीबट लिवर ऑयल, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी, हेलीबट लिवर ऑयल, है ना? एंड इंडियन गूसबेरी जिसको हम आंवला के नाम से जानते हैं, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। एंड जिंजली सीड्स, जिंजली सीड्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी 1, थायमीन, थायमीन का ये रिचेस्ट सोर्स है। एंड शीप लीवर, अब यहाँ पे देखिए शीप लीवर, शीप की बात हो रही है, शीप लीवर इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन 2। राइबोफ्लेविन का रिचेस्ट सोर्स जो है वो भेड़ का जिगर, भेड़ का जिगर यानी शीप लीवर। एंड रागी जो मिलेट जिसको हम कहते हैं, इज द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ना बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम मिलता है। अब यहाँ पे आयरन के लिए देखिए थोड़ा सा ये डिबेट वाली चीज है, और ये कोई रेफरेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बस रेफरेंस किस चीज का मिल रहा है? इंटरनेट का। ये पहले क्या था, पहले हम लोग पढ़ते थे पिस्टैचियो जो है इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, लेकिन अभी जो लिखा है बुक में वो लिखा है ड्राइड पंपकिन सीड, इसमें जो है पिस्टैचियो का यानी पिस्ता के मुकाबले जो है ड्राइड पंपकिन सीड में आयरन ज्यादा होता है, यानी अब रिचेस्ट सोर्स क्या होगा? ड्राइड पंपकिन सीड हो जाएगा। ड्राइड पंपकिन सीड इज द richest source of iron, है ना? ठीक है, ये कुछ फूड आइटम्स है जो बहुत ज्यादा रिच थे या बहुत ज्यादा पुअर थे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। अब एक की बात कर लेते हैं, अंडा। एक एवरेज एग जो होता है, एन एग, वो 60 ग्राम्स का होता है, ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स का होता है। अब इसमें क्या क्या मिलता है? अब ये इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है अंडे का। 6 ग्राम प्रोटीन होती है, 6 ग्राम प्रोटीन, एंड 6 ग्राम के ही आसपास जो इसमें फैट होता है, 30 मिलीग्राम कैल्शियम, 1.5 मिलीग्राम आयरन, 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल एंड 70 किलो कैलोरी एलर्जी इससे मिलती है, एनर्जी, है ना? तो 60 ग्राम का है एक अंडा, उसमें 6 ग्राम प्रोटीन मिल रही है। तो लेकिन अब खास बात क्या, हमें क्या याद रखना, एग जो प्रोटीन है ये किस तरीके की प्रोटीन है? मोस्ट यूटिलाइज्ड प्रोटीन। मोस्ट यूटिलाइज्ड आप ये करिए, इट इज ए रेफरेंस प्रोटीन। इसका एनपीयू कितना है? सबसे ज्यादा।
एग का होता है एनपीयू 96%। इसका एनपीयू जो होता है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन 96%। 96% को एज ए रेफरेंस प्रोटीन जब हम मानते हैं तो इसको हम पूरा 100% मान लेते 100 मान लेते हैं। हैं, है ना। हाँ, ये चीज है। एक को बस दो चीज, एक तो 60 ग्राम्स का एवरेज होता है, 6 ग्राम प्रोटीन होती है, बाकी न्यूट्रिशनल स्टेटस भले ना याद हो। और इसको रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं। इसका एनपीयू 96% है ऑन एवरेज, क्योंकि ये रेफरेंस प्रोटीन, इसलिए इसको हम 100 पे मान के चलते हैं, है ना। और एग इज ए पुअर सोर्स। किस चीज का पुअर सोर्स है? विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन है सी ना। एंड विटामिन सी। विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट, ये इसका पुअर सोर्स है, इसमें नहीं मिलता। ठीक, विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब आइए सोयाबीन। पल्सेस की हम बात कर रहे थे, पल्सेस में जो सोयाबीन होती है, और वैसे भी इन जनरल रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन होती है ना। सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये चीज याद रखिएगा। ये अलग बात है कि इसका एनपीयू बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर किसी में पाई जाती है तो वो सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन इज रिचेस्ट। अब पल्सेस में सबसे रिचेस्ट है किस चीज का? 43.2% इसमें प्रोटीन पाई जाती है, रफली स्पीकिंग, कि 43% तक इसमें क्या है? प्रोटीन है। 20% फैट है, 4% मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का है। सोयाबीन में और बहुत सारी चीजें भी मिलती है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी। अदर पल्सेस के मुकाबले ये चीजें जो है ज्यादा मिलती हैं, लेकिन इसका एनपीयू जो है वो 55 है। तो इसलिए ये पांचवें या छठे नंबर पे आ जाता है एनपीयू के उसमें, जब हम देखते हैं इसको तो। लेकिन हाईएस्ट सोर्स या रिचेस्ट सोर्स सबसे ज्यादा जो पर 100 ग्राम जो है, पर 100 ग्राम आप बात करेंगे तो 43 ग्राम इसमें प्रोटीन मिलती है सोयाबीन में। इसका लिमिटिंग अमाइनो एसिड क्या है? इसका लिमिटिंग अमाइनो एसिड पहले क्लास में हमने पढ़ा है, पल्सेस का। आप यहाँ पे पल्सेस की बात हो रही है ना, सोयाबीन क्या है, पल्स में ही आता है। पल्सेस का लिमिटिंग अमाइनो एसिड क्या था? Methionine, ethionine, and मेथियोनिन cysteine. लाइसिन। लाइसिन। Methionine and cysteine. सिस्टीन होगा, लाइसिन नहीं होगा, है ना, सिस्टीन है। तो मेजर लिमिटिंग अमाइनो एसिड जो इसमें है वो मेथियोनीन है, पहली चीज। पीएम के नाम से याद रखिएगा इसको, मेथियोनीन एंड सिस्टीन। इसको हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि बहुत माइनर है, इसमें ये लिमिटिंग का रोल अदा करता है। मेजर लिमिटिंग अमाइनो एसिड जो है, यानी जो चीज नहीं है इसमें, वो क्या है? मेथियोनीन, है ना। और ओवरऑल सिर्फ सोयाबीन के लिए नहीं, जितनी भी पल्सेस हैं, जितने भी पल्सेस हैं, सब में यही कंडीशन है, सब में मेथियोनीन जो है वो लिमिटिंग अमाइनो एसिड होगा। फिश, मछली बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं ना, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। और स्पेशली जो हेलीबट फिश है, सबसे ज्यादा जो इसमें विटामिन ए और विटामिन डी वो पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन भी अच्छा खासा इसमें मिलता है, 15 to 20% तक इसमें प्रोटीन होता है ना। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड भी होता है। और आयरन, आयरन मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फिश में नहीं होता, है ना। फिशेज आर पुअर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड आयोडीन। कुछ सी फिश हैं जिसमें आयोडीन थोड़ा बहुत मिलता है, अदरवाइज आयोडीन का भी ये बहुत पुअर सोर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एकदम नहीं है पुअर सोर्स ऑफ आयोडीन, कुछ सी फिश है जिसमें आयोडीन मिल सकती है।